माई सेल्फ डॉक्टर सुषमा जैन, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज मैं एमएससी फाइनल के पेपर 8 ए की यूनिट 3 का टॉपिक प्रोटेक्टिंग ग्रुप के बारे में विस्तार से बताऊंगी। प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स क्या होते हैं? वे ग्रुप जो किसी फंक्शनल ग्रुप्स के प्रोटेक्शन के लिए काम में लाए जाते हैं, प्रोटेक्टिंग ग्रुप कहलाते हैं। इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर पैराहाइड्रोक्सी एनिलीन लिया है जिसमें NH2 ग्रुप मोर रिएक्टिव है और OH ग्रुप लेस रिएक्टिव है। तो जब अगर हम पैराहाइड्रोक्सी एनिलीन की रिएक्शन किसी भी रिएजेंट के साथ करेंगे तो मोर रिएक्टिव NH2 ग्रुप रिएक्ट करेगा, OH ग्रुप रिएक्ट नहीं करेगा। अब यदि हम ये चाहते हैं कि मोर रिएक्टिव ग्रुप रिएक्ट ना करे तो हमें कोई सुटेबल रिएक्शन कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी या पर कोई सुटेबल रिएजेंट यूज करना पड़ेगा या फिर इस मोर रिएक्टिव ग्रुप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तभी यह लेस रिएक्टिव ग्रुप रिएक्शन कर सकता है। जैसा कि है रिएक्शन में बताया है कि पैराहाइड्रोक्सी एनिलीन की जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो एसाइलेशन जो होता है वो NH2 ग्रुप पर होता है, यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप लग जाता है और हमको ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ये जनरल रिएक्शन है, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि OH ग्रुप पर एसिटाइलेशन हो तो हमें क्या करना होगा कि इस NH2 ग्रुप को ब्लॉक करना पड़ेगा या इस NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। हम किसी प्रोटेक्टिंग ग्रुप के द्वारा NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट कर देते हैं, यहाँ प्रोटेक्शन बताया है, और फिर हम इसकी एसिटिक एनहाइड्राइड के द्वारा एसिटाइलेशन करते हैं तो जो OH ग्रुप है उस पर एसिटाइल ग्रुप आकर ऐड होता है और बाद में हम डी प्रोटेक्शन के द्वारा ये जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप हमने लगाया था इसको रिमूव कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम डिजायर्ड प्रोडक्ट को प्राप्त कर लेते हैं। तो हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप को डिफाइन कर सकते हैं कि वे ग्रुप जिनके उपयोग से मोर रिएक्टिव ग्रुप की उपस्थिति में लेस रिएक्टिव ग्रुप रिएक्ट कर सकें वो सभी प्रोटेक्टिंग ग्रुप कहलाते हैं। अब जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स हैं उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या विशेषताएं हैं कि उनको प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स को किसी फंक्शनल ग्रुप में इजीली पुट ऑन हो जाना चाहिए ना, इजीली लग जाना चाहिए साथ ही जो यील्ड होनी चाहिए वो हाई यील्ड होना चाहिए, और जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है वो रिएक्शन कंडीशंस के दौरान पर स्टेबल होना चाहिए। जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उस वक्त स्टेबल होना चाहिए। साथ ही डी प्रोटेक्शन इजीली होना चाहिए, यानी कि जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप हमने उसमें ऐड किए थे उसको आसानी से रिमूव हो जाना चाहिए और जो हमें यील्ड मिलनी चाहिए प्रोडक्ट की वो हाई यील्ड मिलनी चाहिए। तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप जो है वो कई सारे फंक्शनल ग्रुप के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे अल्कोहल है, एमीन्स है, एल कार्बोनाइल ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक एसिड। इनके प्रोटेक्शन में हम कई अलग अलग प्रोटेक्टिंग ग्रुप उपयोग में लाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्कोहल का प्रोटेक्शन हम किस प्रकार से करते हैं, इसका क्या सिद्धांत है। अल्कोहल के प्रोटेक्शन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो OH ग्रुप है अल्कोहल में, ये OH ग्रुप का जो नेचर है वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर है, क्योंकि इस पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसके न्यूक्लियोफिलिक नेचर को रिड्यूस करने के लिए या यह कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक नेचर को हमें डीएक्टिवेट करना होगा, तभी हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो डीएक्टिवेट करने के लिए हम 2 प्रोसेस काम में ला सकते हैं। या तो हम इसमें क्या करें कि कोई बल्की ग्रुप को ऐड कर दें, जैसे यहाँ ऑक्सीजन पर हमने कोई बल्की ग्रुप लगा दिया, इस रिएक्शन में हमने यहाँ पर OH की रिएक्शन कर दी है ट्राइफिनाइल मिथाइल क्लोराइड से, जिससे ऑक्सीजन पर ट्राइफिनाइल मिथाइल बल्की ग्रुप लग गया है यहाँ पर, और इसके कारण इस ऑक्सीजन की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है। क्यों? यह जो फिनाइल ग्रुप है ये अधिक वॉल्यूम घेरते हैं और इसलिए किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जो है इस O पर बहुत मुश्किल से हो सकता है, आसानी से नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन की जो न्यूक्लियोफिलिक नेचर है वो काफ़ी कम हो जाता है और न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होने पाता है, जनरली होने नहीं पाता है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस हम यहाँ कह सकते हैं कि स्टेरिक हिंड्रेंस के द्वारा हम OH ग्रुप के ऑक्सीजन एटम की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है उसको कम कर सकते हैं। या फिर हम क्या करें कि ऑक्सीजन के साथ कोई
ऐसा ग्रुप जोड़ दें जिसमें कि पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, जैसे कि यहाँ पर ये जोड़ा है कार्बोनाइल ग्रुप जोड़ दिया है। RCH2OH की रिएक्शन जब टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोनाइल क्लोराइड के साथ की तो ये ऑक्सीजन के साथ ही कार्बोनाइल ग्रुप अटैच हो गया है। तो यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये कार्बोनाइल ग्रुप के पाई इलेक्ट्रॉन के कॉन्जुगेशन में है, इसलिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये इधर शिफ्ट हो जाते हैं और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाते हैं, तो ऑक्सीजन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। यानी कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उन्होंने बॉन्ड बना लिया, इसलिए ऑक्सीजन की न्यूक्लियोफिलिक जो नेचर है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो इस तरह से हम OH ग्रुप के ऑक्सीजन की न्यूक्लियोफिलिक नेचर को कम कर सकते हैं। तो दो मेथड हैं, या तो हम स्टेरिक हिंड्रेंस से कर सकते हैं या फिर हम उसमें ऑक्सीजन एटम के कॉन्जुगेशन में कोई कार्बोनाइल पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को अप्लाई करके हम ऑक्सीजन की फिर OH ग्रुप की ऑक्सीजन की न्यूक्लियोफिलिक नेचर को कम कर सकते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो कई रिएक्शन में बाधा डालता है। जैसे मान लीजिए जहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करनी होती है तो और ROH के जो प्रोटॉन है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जाकर ऐड हो जाते हैं, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसकी एक्चुअल रिएक्शन नहीं होने पाती है। तो फिर इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो OH ग्रुप के जो प्रोटॉन है उसको किसी इनर्ट ग्रुप के द्वारा रिमूव कर लिया जाता है, और इनर्ट ग्रुप के लगाने के द्वारा जो निकाला जाता है रिमूव किया जाता है उसके लिए हम यूज करते हैं ईथर फॉर्मेशन। जैसे हम यहाँ पर टेट्राहाइड्रोपाइरिनाइल एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप के रूप में यूज में लाते हैं। कई बार हम इथॉक्सी मिथाइल ईथर एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप के रूप में यूज में लाते हैं, या बेंजाइल ईथर या और भी टर्सरी ब्यूटाइल या टर्सरी एल्काइल सिलाइल ईथर को यूज लाते हैं एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप के रूप में। तो पहले हम देखते हैं कि टेट्राहाइड्रोपाइरिनाइल एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप के रूप में कैसे काम में लाया जा सकता है। इसकी मैकेनिज्म है कि एसिड कैटालिस्ट की उपस्थिति में जो डाईहाइड्रोपायरान है इसमें एक प्रोटॉन ऐड हो जाता है। किस तरह से ऐड होता है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट होते हैं इधर, और ये जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स है वो शिफ्ट होते हैं इधर। यानी पे यहाँ पर बन गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ बन गया पॉजिटिव। तो नेगेटिव पर आकर ये जो प्रोटॉन है वो अटैच हो जाता है और हमें इस तरह का ये मॉलिक्यूल प्राप्त होता है, यानी O पर पॉजिटिव और यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो एल्कोहल जिसका कि हमें प्रोटेक्शन करना है उस एल्कोहल की रिएक्शन होती है इस इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल के साथ, और यहाँ पर ये चूँकि O+ बनाया तो वापस अपने बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो ये ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाता है और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा इस कार्बन एटम को और ये स्ट्रक्चर हमें प्राप्त हो जाएगा। ऑक्सीजन ने चूंकि इलेक्ट्रॉन दिए इसलिए ऑक्सीजन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब चूंकि ROH ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल होता है इसलिए यहाँ से एक प्रोटॉन अपने बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देकर बाहर निकल जाता है और हमें ये टेट्राहाइड्रोपाइरिनाइल ईथर प्राप्त होता है। ये जो ईथर है वो स्टेबल है, ऑक्सीडेशन के प्रति स्टेबल है, रिडक्शन के प्रति भी स्टेबल है और बेस के प्रति भी स्टेबल है। तो हमने यहाँ पर जो एल्कोहल है उसको प्रोटेक्ट कर लिया, OH ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लिया, यहाँ पर किस फॉर्म में, ईथर के फॉर्म में कर लिया है। अब हम इसका क्या करते हैं, जब रिएक्शन करानी होती है तो बीच में हम जब रिएक्शन करा लेते हैं किसी के साथ, इसके बाद लास्ट में इसका डी प्रोटेक्शन करना होता है और डी प्रोटेक्शन हम किसी एक्वस एसिड की प्रेजेंस में करते हैं। मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है कि एक्वस एसिड की प्रेजेंस में प्रोटॉन इस RO पर अटैच हो जाता है, क्योंकि O के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो ये हमें मिल जाएगा ROH+। अब चूँकि ये प्लस है तो ये बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर यहाँ पर खींचेगा, तो खींचने के कारण ये ROH अलग हो जाएगा ROH फॉर्म में, और यहाँ चूँकि इलेक्ट्रॉन खींचे तो यहाँ पर
पॉजिटिव पार्ट आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज आने के कारण ये जो दो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन पर, वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे, जिसके कारण ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये चूंकि पॉजिटिव बन गया तो वापस अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींचना चाहेगा, खींच लेगा अपने इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया और यहाँ से हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन के रूप में बाहर निकलेगा। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देकर निकलेगा किसको, इसको। ये पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव बन गया, तो यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ये वाला बॉन्ड बन गया यहाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स और ये पॉजिटिव पार्ट ने मिलकर यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन किया। तो हमको वापस जो डाईहाइड्रोपायरन है वो हमको वापस प्राप्त हो जाता है डी प्रोटेक्शन के द्वारा। तो इस तरह से हम टेट्राहाइड्रोपायरेनाइल ईथर बनाकर हम OH ग्रुप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से इथॉक्सी मिथाइल ईथर बनाकर भी हम OH ग्रुप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो एल्कोहल है उसकी रिएक्शन इथॉक्सी मिथाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं, जिससे ये ईथर बन जाता है। इथॉक्सी मिथाइल ईथर बनता है जो कि स्टेबल है ऑक्सीडेशन के लिए, रिडक्शन के प्रति, और बेस के प्रति भी स्टेबल है। अब जब बाद में हम इसका डी प्रोटेक्शन कर देते हैं एक्वस एसिड के द्वारा और हमें वापस अल्कोहल प्राप्त हो जाता है, तो हम इथॉक्सी मिथाइल ईथर एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप के रूप में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्राई एल्काइल सिलाइल ईथर एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप। यहाँ क्लोराइड के स्थान पर ईथर दिखाना चाहिए। तो इसे बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि ट्राई एल्काइल सिलाइल क्लोराइड की रिएक्शन जब हम एल्कोहल के साथ करते हैं तो एल्कोहल का प्रोटेक्शन हो जाता है। किस फॉर्म में? ईथर के फॉर्म में हो जाता है। ये मिल जाता है हमें ट्राई एल्काइल सिलाइल ईथर। अब ये सिंपल हमने यहाँ पर लिया था ट्राई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड, जिससे हमें ट्राई मिथाइल सिलाइल ईथर प्राप्त हुआ है, यानी ROH का प्रोटेक्शन हो गया है। अब ये जो सिंपल ट्राई मिथाइल सिलाइल जो ईथर है वो अधिक स्टेबल नहीं होते हैं और साथ ही ये क्लीव्ड हो जाते हैं एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, साथ ही न्यूक्लियोफाइल के द्वारा भी अटैक हो जाता है इन पर। तो हम सिंपल ट्रायल का सिलाइल ईथर यूज़ ना करके हम बल्कि ग्रुप यूज करके हम बल्कि कंपाउंड्स बनाते हैं। ROH को साथ हम बल्कि ग्रुप को अटैच करके ईथर बनाते हैं। तो हम सिंपल ट्राई एल्काइल सिलाइल क्लोराइड के स्थान पर हम ले सकते हैं टर्सरी ब्यूटाइल डाई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड, या टर्सरी आइसोप्रोपाइल सिलाइल क्लोराइड, या टर्सरी ब्यूटाइल डाईफिनाइल सिलाइल क्लोराइड। तो ये बल्कि ग्रुप्स को हमने यहाँ पर यूज करके हम ROH को OH ग्रुप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ईथर के फॉर्म में। यदि हम टर्सरी ब्यूटाइल डाईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड रिएजेंट यूज करते हैं ROH के OH के प्रोटेक्शन के लिए, तो जो हमें ईथर प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है टर्सरी ब्यूटाइल डाईमिथाइल सिलाइल ईथर। अगर हम ट्राईआइसोप्रोपाइल सिलाइल क्लोराइड एज ए रिएजेंट यूज करते हैं ROH के प्रोटेक्शन के लिए, तो हमें जो ईथर प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है ट्राईआइसोप्रोपाइल सिलाइल ईथर। तो ये ROH के OH ग्रुप को इन्होंने यहाँ पर प्रोटेक्ट कर लिया। इसी प्रकार से टर्सरी ब्यूटाइल फिनाइल सिलाइल क्लोराइड यूज करके हम ROH के OH को प्रोटेक्ट कर लेते हैं टर्सरी ब्यूटाइल डाईफिनाइल सिलाइल ईथर के फॉर्म में। तो इस तरह से हम सिंपल जो है ट्राई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड यूज ना करके हम या तो TBDMS यूज करते हैं, या TIPS यूज करते हैं, या TBDPS यूज करते हैं। जब इन रिएजेंट्स को हम यूज करते हैं तो ये हाइड्रोलिसिस के प्रति TMS की तुलना में 10 to the power 4 टाइम्स अधिक स्टेबल होते हैं। तो हम सिंपल ट्राईमिथाइल सिलाइल ईथर एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप के रूप में यूज ना करके बल्कि ग्रुप यूज करके ये वाले जो है ईथर हम यूज करते हैं। तो अब इसकी प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन की क्या मैकेनिज्म होती है, आइए देखते हैं। प्रोटेक्शन में फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, Cl यहाँ पे ट्राई
टर्सरी ब्यूटाइल डाइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड लिया है। इसमें फर्स्ट स्टेप में Cl एज ए Cl माइनस के रूप में बाहर निकल जाता है, तो Si पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, तो ये बन जाता है मॉलिक्यूल। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो ROH है जिसके कि OH ग्रुप का हमें प्रोटेक्शन करना है, इसकी रिएक्शन इस इंटरमीडिएट कंपाउंड के साथ कराते हैं। तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन पे जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इस Si पर आकर अटैक करते हैं और Si और इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन पर आ जाता है प्लस चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। अब चूंकि यह मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, यहाँ पर O पर प्लस चार्ज है, इस तरह का मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है, तो हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाता है और हमें टर्सरी ब्यूटाइल डाइमिथाइल सिलाइल ईथर प्राप्त हो जाता है। अब हमें इसका जब डी प्रोटेक्शन करना है तो डी प्रोटेक्शन हम एक्वस मीडियम में करते हैं। एक्वस मीडियम में डी प्रोटेक्शन के दौरान क्या मैकेनिज्म होती है कि जो एक्वस मीडियम का H प्लस प्रोटॉन जो है वो इस ऑक्सीजन के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर अटैक करता है और ये इंटरमीडिएट कंपाउंड हमें प्राप्त मिलता है। इसमें चूंकि O पर प्लस है और ये अनस्टेबल होगा, तो यहाँ से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, सिलिकॉन के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को, और ROH यहाँ से बाहर निकल जाता है। और एट द सेम टाइम चूंकि SI पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल है उसके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस पर अटैक करते हैं और इसको अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। यहाँ पर ये देखिए अटैच हो गया यहाँ पर ये, और ऑक्सीजन ने चूंकि अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और फिर यहाँ पर चूंकि ये भी अनस्टेबल है, तो यहाँ से हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन के रूप में बाहर निकलता है, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे जाता है और हमें ये प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। इस तरह से डी प्रोटेक्शन से हम वापस अपना कंपाउंड प्राप्त कर लेते हैं और हमें एल्कोहल वापस प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम एक्वस मीडियम के द्वारा प्रोटोनेशन के द्वारा हम डी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, और साथ ही हम फ्लोराइड आयन यूज करके भी जो हमारा टर्सरी ब्यूटाइल डाइमिथाइल सिलाइल ईथर बना था उसका डी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। उसकी मैकेनिज्म यहाँ पर ये दी है। फ्लोराइड आयन जनरेशन के लिए हम टेट्रा एन ब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड को हम यूज करते हैं। अभी और भी जैसे बेंजाइल ईथर एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप के रूप में यूज में लाते हैं, एस्टर एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप के रूप में यूज में लाते हैं, उसको मैं नेक्स्ट टर्न पे आपको डिस्कस करूँगी। थैंक यू।